अगर हिंदी साहित्य से जुड़े किसी भी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये बिल्कुल सही जगह है। यहाँ हम सीधे सीधे उन मेन लेखकों और उनकी रचनाओं पर फोकस करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, ताकि तैयारी एकदम पॉइंट पर हो। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। तो चलिए शुरुआत ही करते हैं एक सीधे साधे सवाल से, बिल्कुल वैसा जैसा एग्जाम में देखने को मिलता है। सवाल यह है कि इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। ऑप्शन है पथ के साथी, शिल्प और दर्शन, शिल्पी या फिर गद्य पथ। सोचिए, यह सवाल सिर्फ नॉलेज का नहीं है, बल्कि ये भी टेस्ट करता है कि हम कितने सटीक हैं अपनी जानकारी में। और सही जवाब है पथ के साथी। जी हाँ, क्योंकि ये रचना है महादेवी वर्मा की, जो 1956 में लिखी गई थी। अच्छा, अब पंत जी की बाकी रचनाओं को भी देख लेते हैं जो ऑप्शन में थी। शिल्प और दर्शन 1961 का एक निबंध, शिल्पी 1952 का एक काव्य नाटक और गद्य पथ 1953 की एक गद्य रचना। देखिए, यही तो वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, कौन लेखक है, साल कौन सा है और विधा क्या है, जो एग्जाम में सारा फर्क पैदा कर देती हैं। चलिए अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर की, छायावाद की। और हम खास तौर पर उन 4 स्तंभों पर फोकस करेंगे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को, कह सकते हैं, परिभाषित किया। तो सबसे पहले बात करते हैं महाप्राण निराला की। उनकी सबसे जरूरी रचनाओं में से एक है अनामिका, और मजे की बात यह है कि इसके 2 संस्करण आए थे। फिर अणिमा और बेला जैसे काव्य संग्रह तो हैं ही, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने प्रभावती जैसा एक उपन्यास भी लिखा था। इससे पता चलता है कि उनकी प्रतिभा कितनी बहुआयामी थी। मतलब वो सिर्फ कविता तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि गद्य में भी उनका कमाल था। अब आते हैं महादेवी वर्मा पर। ज्यादातर लोग उन्हें उनकी कविताओं के लिए जानते हैं, है ना? लेकिन गद्य में उनका जो काम है वो भी किसी से कम नहीं है। उनके रेखाचित्र संस्मरण, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, और ये तो हिंदी गद्य साहित्य में मील के पत्थर हैं। और हाँ, इन तारीखों पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनके साहित्यिक सफर के बड़े माइलस्टोन्स को दिखाते हैं। और भाई, छायावाद की बात हो और जयशंकर प्रसाद का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी एक रचना है झरना, जो आई थी 1918 में। इसे जानते हैं क्या कहते हैं? छायावाद की पहली प्रयोगशाला। मतलब यहीं से एक बिल्कुल नए तरह की कविता की शुरुआत हुई। और फिर 1925 में आया आंसू। ये एक इतना इमोशनल शोक गीत था जिसने छायावाद की जो भावनात्मक गहराई है उसे और भी मजबूत कर दिया। तो ये तो हुई कविता के दुनिया की बातें। अब चलिए कविता से निकलकर हिंदी उपन्यासों और नाटकों के विशाल संसार में चलते हैं और उन महारथियों से मिलते हैं जिन्होंने इस दुनिया को गढ़ा है। आधुनिक हिंदी गद्य की बात करें तो एक नाम जो सबसे ऊपर आता है वो है फणीश्वर नाथ रेणुका। उन्हें आंचलिक उपन्यास यानी रीजनल नॉवल का जनक कहा जाता है। सोचिए, ये एक ऐसी विधा थी जिसने पहली बार भारत के गांवों और उन इलाकों की आवाज को साहित्य में जगह दी जिनकी बात ज्यादा नहीं होती थी। तो यहाँ हम उनके साहित्यिक सफर को देख सकते हैं एक टाइमलाइन में। शुरुआत हुई 1954 में उनके लैंडमार्क नॉवल मैला आंचल से। इस एक उपन्यास ने तो हिंदी नॉवल की दिशा ही बदल कर रख दी थी। फिर इसके बाद आए पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा और जुलूस जैसे उपन्यास, और इन सब ने मिलकर रीजनल राइटिंग की परंपरा को और भी ज्यादा मजबूत किया। ये पूरी एक यात्रा है, उनके काम की प्रगति है। अच्छा, उपन्यासों से अब आते हैं नाटक की दुनिया में। और यहाँ एक बहुत बड़ा नाम है लक्ष्मी नारायण लाल का। वो हिंदी थिएटर के एक बेहद प्रभावशाली नाटककार थे। उन्होंने इतने सारे नाटक लिखे कि उनकी एक पूरी श्रृंखला है, और उन नाटकों ने मॉडर्न इंडियन थिएटर पर एक गहरी छाप छोड़ी। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, इससे उनके काम का विकास साफ नजर आता है। 1959 में मादा कैक्टस से शुरू होकर 1972 में कर्फ्यू तक उनके नाटक समाज और मन के बदलते हुए मुद्दों को पकड़ते हैं। ये सिर्फ नाटकों के नाम नहीं हैं, बल्कि ये हिंदी थिएटर की हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देखिए, साहित्य का मतलब सिर्फ लिखना ही तो नहीं होता, उसे समझना, उसे परखना, उसका विश्लेषण करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे उन आलोचकों की, उन क्रिटिक्स की, जिन्होंने हिंदी साहित्य को देखने और समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है। ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं। 2 किताबें हैं जिनके नाम लगभग एक जैसे हैं।
एक है कविता के नए प्रतिमान और दूसरी है नई कविता के प्रतिमान। फर्क बस नए शब्द की जगह का है। पहली वाली कविता के नए प्रतिमान 1968 में नामवर सिंह ने लिखी और दूसरी नई कविता के प्रतिमान 1957 में लक्ष्मीकांत वर्मा ने। साल भी अलग, लेखक भी अलग, और यही छोटी सी डिटेल है जो एग्जाम में या तो नंबर दिलाती है या कटवा देती है। आलोचना की दुनिया में एक और बड़ा नाम है शिवदान सिंह चौहान का। उन्हें हिंदी के शुरुआती मार्क्सवादी आलोचकों में से एक गिना जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो साहित्य को समाज और अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखते थे। उनकी किताबें जैसे हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और साहित्य की समस्याएं इसी नजरिए को सामने रखती हैं। और इसी सोच ने हिंदी क्रिटिसिज्म को एक बिल्कुल नई दिशा दी। और देखिए, जब भी आलोचना की बात होगी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिए बिना तो बात अधूरी है। उनकी ये एक लाइन देखिए, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। मतलब मॉडर्न टाइम में प्रोज का आना ही लिटरेचर की सबसे बड़ी घटना थी। ये एक लाइन ही बता देती है कि गद्य ने साहित्य की दुनिया को किस तरह हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, हिंदी साहित्य की जड़ों तक, उसकी नींव तक, यानी भक्तिकाल, और हम उस दौर के कुछ अमर कवियों पर नजर डालेंगे। और यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कौन कब आया। ये जो टाइमलाइन है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रिसर्च पर आधारित है और ये उस दौर के 4 बड़े कवियों का बिल्कुल साफ साफ क्रम बताती है। सबसे पहले कबीर, फिर उनके बाद जायसी, फिर मीरा और आखिर में रहीम। इस क्रम को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें उनका जो ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट है उसे समझने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब एक बहुत ही मज़ेदार और एग्जाम के लिहाज से बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यह अक्सर पूछ लिया जाता है। जरा इस मशहूर दोहे को सुनिए। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब इसमें एक शब्द है सुबरन, और मजे की बात यह है कि इसे 3 अलग अलग लोग ढूंढ रहे हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर, और तीनों के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग है। ये एक खास तरह के साहित्यिक अलंकार का क्या शानदार उदाहरण है। इस अलंकार का नाम है श्लेष अलंकार। परिभाषा बहुत सिंपल है, शब्द एक अर्थ अनेक। मतलब जब एक ही शब्द को किसी वाक्य में ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि उसके एक से ज्यादा मतलब निकले तो बस समझ जाइए कि वहां श्लेष अलंकार है। तो चलिए अब उस सुबरन शब्द को डिकोड करते हैं। कवि के लिए सुबरन का मतलब है सुंदर वर्ण, यानी अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए इसका मतलब है सुंदर स्त्री या खूबसूरत रंग रूप। और चोर के लिए सुबरन का मतलब है सोना। देखा, एक ही शब्द सुबरन और 3 अलग अलग लोगों के लिए 3 अलग अलग मतलब। यही है श्लेष अलंकार का जादू। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? निचोड़ ये है कि हिंदी साहित्य के एग्जाम्स में कामयाब होने के लिए सिर्फ ऊपरी जानकारी से काम नहीं चलेगा। लेखकों के बारे में, उनकी खास रचनाओं के बारे में, वो कब पब्लिश हुई और किस विधा में लिखी गई, इन सब की एक गहरी और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज होना बेहद बेहद जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इन लेखकों ने क्या लिखा, पर क्या कभी ये सोचा है कि अगर हम उनके समय के इतिहास को, उस दौर के साहित्यिक आंदोलनों को समझें तो उनकी रचनाओं के प्रति हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? क्योंकि सिर्फ फैक्ट्स रटना एक बात है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट ही है जो साहित्य में जान डालता है। सोचेगा जरूर।